Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss moment of inertia in rotational motion. Students, हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के कंटिन्यूसली 5 लेक्चर अपलोड किए हैं जिनके अंदर मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर आप कह सकते हो रिजिड बॉडी के ऊपर लगा हुआ टॉर्क, रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फॉर अ रिजिड बॉडी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर किसी चीज का मूवमेंट पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको उस चीज के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? आप इनर्शिया से क्या समझते हो? इनर्शिया आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इनर्शिया आपने पहले कहां पढ़ा हुआ है? फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खोल के देखें। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया से ही, इनर्शिया के नाम से ही एक्सप्लेन किया गया है। इनर्शिया को फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया था, आफ्टर दैट गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया, उसके बाद न्यूटन ने भी इनर्शिया को एक्सप्लेन किया अपने फर्स्ट लॉ के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में अगर आपको जानना है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना अपने ही दिमाग में। व्हाट डू यू मीन बाय मास? आप मास से क्या समझते हो? किसी भी बॉडी के अंदर अगर मास है तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑक्युपाइड बाय और विद इन अ बॉडी। स्टूडेंट्स, वो 9th क्लास की डेफिनेशन थी, 9th क्लास का स्टैंडर्ड कुछ और था, बट 11th क्लास के अंदर अब वो डेफिनेशन आप 9th में ही छोड़ाओ। 11th क्लास में मास के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी आप इनर्शिया पढ़ोगे। 11th क्लास में जो मास है वो कौन है? इनर्शिया। अब इनर्शिया के बारे में देखो, मैं कुछ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आफ्टर दैट मैं इनर्शिया की डेफिनेशन भी बताऊंगा, और वही डेफिनेशन आप अब मास के बारे में पढ़ोगे। हाँ, मतलब आप उन्हीं सारी डेफिनेशंस को मास के लिए ध्यान में रखोगे। देखिए, कोई ये जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट्स थे कि अगर हम किसी बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट से, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट करवाएं तो वो बॉल उतनी ही हाइट पे, उतनी ही प्रोजेक्शन होनी चाहिए सेकंड स्लोप की भी, उतनी ही हाइट पे जाके स्टॉप होगी। अब ये एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करती क्या है एग्जैक्टली? कि बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक बॉडी को बाहर से फोर्स अप्लाई ना करवाया जाए। बॉडी यहां पे रेस्ट में थी, आपने फोर्स अप्लाई करवाया स्लोप के थ्रू, हाँ, तो उसी स्लोप के थ्रू आपने उसको रेजिस्टेंस भी ऑफर किया, रेजिस्टेंस ऑफर किया। अदरवाइज अगर यहां पे आप रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करवाते तो ध्यान रहे, रेजिस्टेंस ऑफर ना करवाने का मतलब है सरफेस शुड बी फ्रिक्शनलेस, किसी भी टाइप का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो बॉडी रुकेगी नहीं। अगर बॉडी नहीं रुकेगी इट मींस बॉडी विल रिमेन इन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे बॉडी रुकी क्योंकि आपने रेजिस्टेंस ऑफर किया उसको। सो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बॉडी की वो इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपना स्टेट चेंज कर रही है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ दैट बॉडी ड्यू टू विच इट कैन चेंज देयर स्टेट ऑफ आइदर रेस्ट और मोशन। इसी चीज को हम इनर्शिया कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मास is also the same property of the body due to which it can resist external force applied on it. So मास को अब आप कैसे समझोगे? मास क्या है? किसी बॉडी में मास ज्यादा हो, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना आपको उसको, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। एक कार को आप रोकना चाहते हो, एक ट्रक को रोकना चाहते हो, दोनों सेम स्पीड में है, कौन सा ज्यादा फोर्स लगाने से रुकेगा? ऑब्वियसली ट्रक। क्यों? मास ज्यादा है उसके अंदर। अच्छा, अब किसी छोटे व्हीकल को जो उसके अंदर इंजन होता है, उसके अंदर सीसी डाली जाती है ना,
100 सीसी का इंजन है, गाड़ियों के अंदर मिनिमम 800 सीसी इंजन से स्टार्ट होता है, वो सीसी क्यों डाली जाती है? उसके मास को रन करने के लिए, उसके अंदर जो पर्सन्स बैठे हुए हैं उनके मास को रन करने के लिए। जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा आपको फोर्स चाहिए। हाँ, और बेसिकली मास is the resistance offered by a body when the external force is applied on it. आपको अगर खड़े खड़े पीछे से कोई आके धक्का मार रहा है, आप क्या फील कर रहे हो? इनर्शिया फील कर रहे हो। बस में खड़े हो आप, बस ने सडन एक्सेलरेट किया, आप क्या फील कर रहे हो? इनर्शिया फील कर रहे हो। बस में खड़े हो आप, बस ने सडन टर्न लिया, आप क्या फील कर रहे हो? इनर्शिया फील कर रहे हो। दैट टर्न, ड्यूरिंग दैट टर्न यू फील इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ड्यूरिंग दैट एक्सेलरेशन यू फील इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड एक 9th क्लास का बहुत ही याद रखने वाला एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में एक एक्टिविटी के थ्रू बताया जाता है कि एक सिक्के को आप ग्लास के ऊपर रखें, उनके बीच में एक जालीदार कोई सरफेस रख दे, जाली को आप हटाएं, सिक्का ग्लास में गिरेगा। सिक्का ग्लास में क्यों गिरा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया जैसे जैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ, आपका मास भी ऐसा ही होता है। मास ऑफ रेस्ट, मास ऑफ मोशन, मास ऑफ डायरेक्शन। It means mass is the internal property of a body by which it can resist external applied force. So mass की अब से आपको क्या definition याद रखनी है? Mass is internal property of body. हाँ? Mass is what? Mass is internal property of body ड्यू टू विच क्लास में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। सो लास्ट तक जरूर क्लास आपको कंटिन्यू रखनी है, अदरवाइज जो इनर्शिया थोड़ा बहुत सीखा है वो लॉस। इनर्शिया इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन रेजिस्ट, ड्यू टू विच इट कैन रेजिस्ट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया मोमेंट पढ़नी है आपको, अगर किसी चीज की मोमेंट पढ़नी है तो आपको पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को डीपली पढ़ना पड़ेगा। मोमेंट आपको इनर्शिया की पढ़नी थी। इनर्शिया इज व्हाट? मास लीनियर मोशन का। कौन से? लीनियर मोशन का। अब रोटेटरी मोशन में क्या मास ही रहेगा? नेवर। रोटेटरी मोशन का जो मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट का मतलब एबिलिटी। देखो, इनर्शिया का मतलब मैंने क्या बताया? रेजिस्ट, है ना? एबिलिटी टू रेजिस्ट। बाहर से अगर आप रोटेटरी मोशन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कौन रेजिस्ट करेगा उसको? मास इन रोटेटरी मोशन। That is all moment of inertia. Okay. Now, रोटेटरी मोशन में कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? टॉर्क अप्लाई करते हैं। रोटेटरी मोशन का फोर्स क्या होता है? टॉर्क। सो ऐसे ही अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमने टॉर्क को सिमिलैरिटी दे दे के एक्सप्लेन किया था। हाँ, मेजर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? डेफिनेशन: measure of inertia when the body is under rotational motion। जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी, उस टाइम पे आप जो उसके इनर्शिया को मेजर करोगे, तो आप क्या मेजर कर रहे हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके। अच्छा, आप मास से रिलेटेड बताओ, आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? मास से रिलेटेड फॉर्मूले बताओ जो हम आपको रिलेट करके दिखाएंगे, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज अ मास ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है आपने, 12 mv²। ओके। फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पढ़ा है आपने, मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है, मोमेंटम पढ़ा है आपने, मास इनटू वेलोसिटी, ओके, ये सारी चीजें एनफ हैं। अगर हम इसको रोटेशनल मोशन में भी समझा पाए आपको, जैसे कि काइनेटिक अगर रोटेशनल मोशन में हम एक्सप्लेन करें, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लेटर से डिनोट करवाया जाता है। मास कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी कौन है, रोटेटरी मोशन का वी कौन है, मैंने एंगुलर वेलोसिटी ना, ओमेगा, एक और इसके ऊपर क्लास बनाई हुई है मैंने, अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखें, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनको काइनेमेटिक्स के अंडर डाला गया है, बिकॉज you does not have to consider any cause while dealing with these physical quantities. हाँ, फोर्स, रोटेशनल मोशन में फोर्स क्या होता है भाई, टॉर्क, ओके, एंड रोटेशनल मोशन में मास कौन होता है, इनर्शिया, एक्सेलरेशन कौन होता है, अल्फा, एंगुलर मोमेंटम एल, मास कौन होता है, इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी कौन होती है, ओमेगा। सो स्टूडेंट्स, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम डिराइव करेंगे, ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इनर्शिया के बीच में, एंगुलर मोमेंटम इनर्शिया के बीच में, टॉर्क एंड इनर्शिया के बीच में। अब ये मास जो हमारा लीनियर मोशन का टॉपिक था, इसको हम पॉज कर रहे हैं और रोटेटरी मोशन को हम रिज्यूम कर रहे हैं। यहां से देखें, कोई भी मैंने इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी कंसीडर की, कोई भी इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी, हाँ, जिसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का अलग अलग है। मैंने एक पॉइंट, ये देखो, ये मास है m1 जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, ये मास है m2 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2, मास है m3 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r3। ये मैंने मान लिया भाई सेंटर ऑफ मास, ओके। ये मास है mn जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है rn। अच्छा, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम k मानेंगे। k क्या होता है, k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बिकॉज इसके क्लास के अंदर आपने बहुत सारे रिलेशन पढ़ने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डीप नॉलेज लेनी है। आफ्टर दैट रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉरी, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ऐड करवाऊं रोटेशनल मोशन में, तो देखो, हाफ पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी m1 v1 स्क्वायर, हाफ दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी m2 v2 स्क्वायर, हाफ nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी mn vn स्क्वायर। हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि हर एक पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे है, हर एक पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे, दैट्स व्हाई हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। ध्यान रहे, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डिफर कर रहे हो तो उनके लिए हर लीनियर फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये अलग अलग होंगे। बट रोटेशनल मोशन की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी है, फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम फॉर ईच पार्टिकल, ओके। नाउ पहले पार्टिकल के लिए मैं एक्सपेंड करना स्टार्ट कर रहा हूं। एक्सपेंड मतलब इसको कन्वर्ट करूंगा अभी रोटेशनल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। v1 v इज इक्वल टू ओमेगा आर, पढ़ा हुआ है हमने, हाँ, ये सारे रिलेशन पढ़ रखे हैं ना। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर। ये तीनों रिलेशन आपने बहुत अच्छे से डिराइव करके देखे हैं। अब इन्हीं रिलेशन को यूज करने की बारी। v इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा r1 स्क्वायर है, आप भी स्क्वायर लगाएं। v2 m2 ओमेगा r2 स्क्वायर है, डैश डैश डैश, हाफ vn ओमेगा rn स्क्वायर, ओके। हाफ कॉमन, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ओमेगा किसी भी पार्टिकल के लिए डिफर नहीं होगा, ओके। m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, डैश डैश डैश, mn rn स्क्वायर, ओके। अगर हम इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी
या कॉम्प्लेक्स टर्म को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना चाहें, बड़ी आसान सी टर्म, इसको हम सम्मेशन कहते हैं। देखो सम्मेशन और इंटीग्रेशन सेम होते हैं, मीनिंग इनका या फिर अप्लाई करने का मैनर थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि जहां पे आपके मासेस आप काउंटिंग में कंसिडर कर रहे हो वहां पे आप सम्मेशन अप्लाई करो, और जहां पे आपके मासेस या कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की फॉर्म में आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे कि मैंने स्मॉल मास माना कहीं पे डीएम, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल मास आएगा, बिल्कुल आएगा। सो यहां पे मैंने काउंटेबल नंबर्स में मास लिए है, दैट्स व्हाई मैं सम्मेशन ले रहा हूं। सम जब एडिशन हो रहा हो और कंसेक्यूटिव एडिशन हो रहा हो तो आप देखो इनिशियल वैल्यू यहां पे रखे I1 से लेके कहां तक गया, n तक, एक तरह से लिमिट की तरह ले सकते हो आप। इंटीग्रेशन होता है ना फाइनाइट या डेफिनेट इंटीग्रेशन, हाँ उसमें भी लिमिट्स ली जाती है, ये भी तो बिल्कुल डेफिनेट फाइनाइट वैल्यूज ओमेगा स्क्वायर। अब इसको एक बार कंपेयर कर डालो, हाफ की जगह हाफ बैठा ओमेगा की स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर बैठा है, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? I12 n m1 r1 स्क्वायर आया, इनर्शिया की जगह पे कौन आया, m1 r1 स्क्वायर। एक जो सॉल्यूशन है हमारा, इससे आप अभी सेटिस्फाई अगर नहीं भी हो दूसरा सॉल्यूशन करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, इट्स ओके। नाउ जो सेकंड सॉल्यूशन है हमारा वो है टॉर्क से रिलेटेड। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हर एक पार्टिकल पे फोर्स अलग लगेगा बट टॉर्क सेम लगेगा, ओके। सेकंड पार्टिकल पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, nth पार्टिकल पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी। नाउ आपको फोर्स तो नहीं चाहिए, आपको तो एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कहां से निकल के आएगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला पार्टिकल m1 a1, ओके, प्लस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा पार्टिकल m2 a2 डैश 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 mn an rn। क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है जिससे मैं अल्फा निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स a इज इक्वल टू अल्फा r। यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे m1 अल्फा r1, r1 ऑलरेडी बैठा था, स्क्वायर कर दो, mn अल्फा rn स्क्वायर कर दो, ठीक है जी। अब कॉमन चीज को कॉमन निकालो, अंदर बच गया m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, ओके। एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम फिर से समेशन लगाएंगे, I1 to n torque is equal to what? Again you have to follow inertia m1 r1 square। inertia क्या है? m1 r1 square। अगेन सेकंड से भी नहीं सेटिस्फाई हुए जी, कोई बात नहीं। थर्ड रिलेशन L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने टॉर्क का रिलेशन निकाला ऐसे एंगुलर मोमेंटम का भी निकाला था, इसके लिए भी क्लास दे रखी है, उस क्लास को फॉलो करें। टॉर्क के नाम से हमारा लेक्चर नंबर 4 है, उसको फॉलो करें। आपको टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों के बारे में, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट दोनों समझ में आएंगे। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम जैसे टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन लीनियर मोशन की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हर एक मास के लिए डिफर करेंगी, बिल्कुल डिफर करेंगी, ओके। पी एन आर एन, इतनी बात समझ में आई जी? बिल्कुल आई। लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास भी अलग, वेलोसिटी भी अलग। क्यों अलग है? क्योंकि दोनों ही लीनियर मोशन से बिलोंग करती हैं, और रोटेशनल मोशन में लीनियर मोशन की सिमिलैरिटी का क्या काम? वी एम एन वी एन आर एन, ओके। नाउ v को ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करना रोटेशनल मोशन में बनाने के लिए, हाँ, v इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा r। सब्स्टिट्यूट हियर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा आ गया, प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा आ गया। स्क्वायर क्यों हो रहे समझ में आ रहा है? v1 इज इक्वल टू ओमेगा r1, r1 ऑलरेडी बैठा है, दैट्स व्हाई r1 स्क्वायर mn rn ओमेगा, हाँ,
ओमेगा कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास समेशन में टर्म बचेगी वो क्या है, 1 to n। सो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने तीन रिलेशन, वो तीनों रिलेशन हमने फॉलो करे, जो तीनों रिलेशन हम लीनियर मोशन में मास के लिए पढ़ते थे, और वो एज इट इज रोटेशनल मोशन में भी हमें मास की जगह पे मिले। कौन था वो, m1 r1 स्क्वेयर, m2 r2 स्क्वेयर, mn rn स्क्वेयर। एक डेफिनेशन बनानी हो तो बना सकते हो डेफिनेशन क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अब सम ऑफ, एडिशन हो रहा है ना, सम ऑफ, प्रोडक्ट भी हो रहा है, ओके, प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट हो रहा है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वेयर ऑफ, बहुत सारी बार ऑफ आगे देख लेना काउंट करके कितनी बार ऑफ आए हैं, एंड स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच पार्टिकल from axis of rotation, okay, axis of rotation, sum of product of mass of each particle and square of perpendicular distance from axis of rotation of each particle, okay। ये डेफिनेशन एक दो बार पढ़ ले, याद होने लग जाएगी। सो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब आई बारी एक्सिस ऑफ रोटेशन की। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हम कहीं पे भी ले सकते हैं, क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन लेने से कहीं पे भी अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर लें तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो हम इसको इस पॉइंट से रोटेट करवाएं और इस पॉइंट से रोटेट करवाएं, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक तरह से मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होना चाहिए भाई, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेचर क्या होना चाहिए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नेचर में कैसी है, टेंसर है वैसे तो, ओके, बट आप स्केलर की कैटेगरी में भी ले सकते हो बिकॉज आपने टेंसर नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, जो वेक्टर होते हुए, वेक्टर ना होते हुए भी डायरेक्शन डिपेंडेंट फैक्टर रखे तो उसको हम, या अलग अलग एक ही बॉडी के लिए अलग अलग पॉइंट का अलग अलग इनर्शिया निकाल सकते हो आप। वो कैसे निकाल सकते हो हम अपनी आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो टेंसर है वैसे ये नेचर में, एंड इनर्शिया क्या है, मास इन लीनियर मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास इन रोटेटरी मोशन, बस ये याद रखो आप, ओके। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आया हो आज के लेक्चर में, कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।